आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, पारस्परिक प्रेरण की परिघटना की व्याख्या करें। पारस्परिक प्रेरण गुणांक की परिभाषा दें और इसकी यूनिट एसआई यूनिट लिखें। दो लंबी परिनालिकाओं के बीच पारस्परिक प्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक भी निकालें। तो देखिए, अभी हमें क्या करना है कि इसकी व्याख्या करनी है परिघटना की। तो इसके लिए हमने एक चित्र ले लेते हैं, उसके माध्यम से अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही कुंजी को हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित हो गई और धारा प्रवाह के कारण इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं चुंबकीय रेखाओं को। और ये चुंबकीय रेखाएं हमें प्रदर्शित कर रही हैं चुंबकीय क्षेत्र को। इससे हम कह सकते हैं कि इसमें एक फ्लक्स पैदा होगा, ठीक है, जो कि शून्य से अधिकतम धारा की वजह से हुआ। अब आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो कि P है और एक S है, तो इसके कारण इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण जो कि शून्य से अधिकतम गया, ये तीर का निशान हम अधिकतम को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो अधिकतम गया उसकी वजह से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, जो कि फैराडे के दूसरे नियम के अनुसार इसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा, जिस कारण इसमें एक धारा प्रवाहित होगी। और धारा की दिशा लेंज के नियम के अनुसार इसकी दिशा के विपरीत होगी, जो कि इसमें अगर आप देखें तो ऐसे है, और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर देखें तो धारा इसके विपरीत होगी। यानी कि अगर आप इस चित्र में देखें तो इसमें तो ऐसे जा रही है धारा, है ना, और यहाँ पर धारा क्या होगी, इसके विपरीत होगी। तो इधर की तरफ अगर हम देखें तो धारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ये लेंज के नियम के अनुसार हम इसको समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जैसे ही हमने इसको यहाँ से ऑफ कर दिया, यानी कि कुंजी को हमने यहाँ से हटा दिया, तो धारा यहाँ पर क्या होगी, बंद हो जाएगी बहनी, जिस कारण से यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिकतम से शून्य की तरफ आएगा, अधिकतम से शून्य की तरफ वो चला गया। तो अब क्या होगा, इसको हम चाहे तो यहाँ पे दिखाते हैं ऐसे लिख के कि अधिकतम से शून्य की तरफ गया। और इसके बाद में हम कहेंगे कि ये फ्लक्स एकदम से यहाँ खत्म हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से खत्म हो जाएगा और चुंबकीय क्षेत्र को हमने यहाँ से हटा दिया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर शून्य हुआ। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि जैसे ये हमने यहाँ से हटा दिया ना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र शून्य हुआ। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि अधिकतम से शून्य होने पर फिर दोबारा से चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, और जिस कारण यहाँ पर धारा दोबारा से प्रवाहित होगी। और इस बार धारा की दिशा, क्योंकि पहले धारा ऐसे बह रही थी, तो ये क्या चाहेगा कि धारा अभी भी ऐसी बनी रहे और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन ना हो। तो इसमें धारा की दिशा इस बार इस प्रकार से होगी, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं कि इस वाली कुंडली में जो फेरों की संख्या है वो N1 है और इस वाली कुंडली में फेरों की संख्या है N2, और इसमें धारा इस तरह से प्रवाहित हो रही है। इसमें I1 धारा है, तो हम क्या लिखेंगे कि जो N2 ∅2 यानी कि इसमें जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा इस धारा I1 के। जैसे कि जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ही ज्यादा फ्लक्स इसमें होगा। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जब इसको हटाते हैं तो एक यहाँ पर नियतांक आता है, तो N2 ∅2, और इस नियतांक पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखा जाता है M और I1। तो अब देखिए ये जो है, यहाँ से हम M का मान ज्ञात कर लेंगे। M यहाँ से अब हम देखें तो M का मान क्या होगा, M बराबर होगा N2 ∅2 बटा I1, ये हुआ जो है M का मान। तो हम जानते हैं कि जो द्वितीय नियम होता है फैराडे का, उसके नियम के अनुसार जो विद्युत वाहक बल होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E, उसका मान होता है, इसको E2 लिखेंगे क्योंकि दूसरे की बात कर रहे हैं हम, तो E2 बराबर माइनस N2, और यहाँ पे डेल्टा फाई, यानी कि जो इसमें मतलब डेल्टा ∅2 यानी कि जो इसमें चेंज हो रहे हैं ना, फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है दूसरे उसमें कुंडली में, तो ये हो जाएगा N2, और यहाँ पर हम इसको ना N2 को अंदर ले आएंगे तो N2 ∅2 हो जाएगा, नीचे डेल्टा T। और हम देख चुके कि N2 ∅2 जो है वो M I1 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको N2 ∅2 की जगह पर लिखते हैं M I1। तो E2 का मान होगा माइनस डेल्टा और M I1 बटा डेल्टा T। यहाँ से M को बाहर ले लीजिए तो हो जाएगा माइनस M और डेल्टा I1 बटा डेल्टा T। तो इसको हम लिखेंगे फिर कि जो M का मान होगा, M बराबर होगा माइनस E बटा, यहाँ पर बन जाएगा ये डेल्टा
I1 बटा डेल्टा टी। तो यहाँ पर m क्या है, m है एक अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो हम यहाँ पर m के लिए लिख सकते हैं कि जहाँ m अन्योन्य प्रेरण गुणांक है और इसका मात्रक हेनरी होता है, इसे h से प्रदर्शित करते हैं जैसे कि हमने लिखा है। तो अब आप यहाँ पर क्या देखें, यदि हम E2 जो है वो हमारा 1 वोल्ट के बराबर हो जाए, है ना, तो m कितना होएगा, मतलब m जो है ना हमारा 1 हेनरी कब होगा, जब होगा जब ये E2 1 वोल्ट के, यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाए, और जो इसमें धारा प्रवाहित की जा रही है वो 1 एम्पियर की हो, और साथ ही वो 1 सेकंड के लिए इसमें प्रवाहित की जाती है। तो उसमें जो होगा वो 1 हेनरी के बराबर होगा अन्योन्य प्रेरण। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो कुंडलियों का, हम यहाँ पे लिखा है, दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है जब दूसरी कुंडली में, यानी कि 1 हेनरी होगा कब, जब दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होता है, और यदि पहली कुंडली में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो हम इसको यहाँ से देखते हैं। तो इस दूसरी कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो E है, और जिसका मान हम यहाँ लिख लेते हैं कि E, जिसका मान 1 वोल्ट के बराबर है। तो ये 1 वोल्ट के बराबर है, जबकि इस वाली जो कुंडली है इसमें धारा वो कितने की प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पियर की, और 1 सेकंड के लिए। तो उस समय पर जो इसमें m का मान होगा वो 1 हेनरी के बराबर होगा, जो कि क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। अब हमें दूसरा इसमें क्या ज्ञात करना है कि जो दो परिनालिकाएं हैं उनके बीच का पारस्परिक प्रेरण गुणांक का व्यंजक भी निकालें। तो अब हम उसके लिए देख लेते हैं कि एक हम चित्र मान लेते हैं, जिससे कि हम इसको, आप चित्र में देख सकते हैं कि ये कुंडली एक S1 है और एक कुंडली है यहाँ पर S2। तो ये S1 है और ये S2 है, और इसमें फेरों की संख्या N2 है, दूसरा वाले में फेरों की संख्या N1 है। अगर हम प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या की बात करें S2 के लिए, तो वो कितना होगा, वो होगा N2 बराबर, और ये होगा N1, और दोनों का मान किसके बराबर होगा, इसका होगा N1 बटा L, और ये होगा कैपिटल N2 बटा L। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर दूसरी कुंडली में हमने धारा प्रवाहित की है, तो पहले वाली कुंडली में जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार कि कुंडली S1 पर कुंडली S2 के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स होगा, इसके लिए अभी हमने ऊपर सूत्र ज्ञात किया था, आप उस सूत्र की मदद से देख सकते हैं कि यहाँ पर N2 ∅2 बराबर है MI1 के बराबर। तो वहीं इसका उपयोग हम करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहली कुंडली की, तो N1 और ∅1 बराबर M12, और यहाँ पर आएगा I2, क्योंकि धारा इसमें I2 प्रवाहित हो रही है, और इसी के कारण जो है चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर पैदा हुआ पहले वाली में। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि M12 क्या है, ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, जो कि कुंडली एक पर दूसरे के द्वारा है। तो हम इसको ऊपर भी एक बार लिख चुके हैं कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, तो इसको नहीं लिखते। अब यहाँ पर देखते हैं कि इसका मान, इसको एक काम करते हैं, इसको समीकरण रखते हैं 1, यह है समीकरण 1। और हम जानते हैं कि जो फ्लक्स का मान होता है वो होता है N1 ∅1 बराबर चुंबकीय क्षेत्र, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, B से, B और क्षेत्रफल। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो पहली कुंडली है उसमें कुल कितने फेरे हैं। तो कुल फेरे हैं N1, जिसको हम लिख सकते हैं, N1 को अगर आप यहाँ से देखें तो वो होगा मतलब कैपिटल N1, और जो कि इसको देखें तो होगा N1 इंटू L, स्मॉल N1 इंटू L। तो अब आप क्या, इसको हम यहाँ पर ना B2 का मान रखते हैं, तो ये होगा μ0 N2 I2, और A का मान होगा पाई R1 की घात 2 और N1 L। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, तो जो समीकरण 1 है वो क्या है, हमारी N1 ∅1 दोनों में एक ही जैसा, तो ये हो जाएगा M12 I2, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये होगा M12 I2 बराबर
म्यू नॉट, यहाँ पे ना ये हमारा आएगा, इसको मिटा देते हैं, ये होगा म्यू नॉट n1, यहाँ पे n1 जो है वो रह गया है, उसको यहाँ लिख लेते हैं n1, और फिर आएगा n2, और फिर हमारा बचा पाई r1 की घात 2, और बचा i2l, i2 से i2 को हमने यहाँ से काट दिया, तो अब हमारा मान आया m12 का, जो कि म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 की घात 2 के बराबर होगा, साथ में l। इसको हमने एक डब्बे में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि दूसरी कुंडली के लिए कितना होगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक, तो वो भी इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। पूरा एक ही जैसा हम यहाँ पर करेंगे। इस बार हम कहेंगे कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1 और इसके लिए हमें ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि जो इसी प्रकार जैसे अभी हमने ऊपर किया था ना, तो ऐसे ही अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो हमारा N2 phi2 होगा, यानी कि दूसरी कुंडली में उसका मान होगा M21 और I1, क्योंकि इस बार धारा I1 है। इसको समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। और N2 phi2, अब अगर हम इसको चुंबकीय क्षेत्र के उसमें देखें पदों में, तो ये हो जाएगा पहले तो हम इसको ना गुणा करेंगे कितने से, यहाँ देखते हैं कि ये हो गया BA, और ये हो जाएगा जैसे ऊपर किया था N2L, और B जो है यहाँ पर उसका मान होगा N2L, और B का मान होगा म्यू नॉट N1 I1, और A क्षेत्रफल पाई R1 की घात 2 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम जो है ये जानते हैं कि जो फ्लक्स होगा S1 के कारण वो यहीं तक सीमित होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमने पाई R1 की घात 2 लिखा है। इसको समीकरण नाम देते हैं 4। अब हम समीकरण 3 व 4 से क्या देखते हैं, यहाँ लिखते हैं 3 व 4 से, तो ये दोनों तो बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा M21 I1 बराबर, ये इसको तरीके से लिखते हैं N2L म्यू नॉट N1 I1 पाई R1 की घात 2, I1 से I1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा M21 बराबर N1 N2 म्यू नॉट को हम पहले लिख लेते हैं, और पाई ये वाला आ जाएगा पाई R1 की घात 2 पहले, और फिर L बाद में, तो पाई R1 की घात 2 L। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये इसको भी डब्बे में बंद कर लेते हैं, तो M12 और M21 दोनों एक ही के बराबर एक जैसे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः M12 बराबर होगा M21 के। तो ये अन्योन्य प्रेरण गुणांक हुआ। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।